हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज कौन सा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को बता दें कि हम लोग इससे प्रैक्टिस सेट करने से पहले एक स्टैटिक जीके की पहल भी शुरू की है, जिसमें आपको जनवरी माह के इंपॉर्टेंट डेज थे जो बनने वाले, वो हमने करा दिए हैं। और अब आगे देखते हैं, आज दिखाएंगे आपको फरवरी माह के इंपॉर्टेंट बनने वाले डेज। फरवरी माह से कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बताएंगे और इसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं फरवरी माह से बनने वाले। तो देखते हैं, 1 फरवरी को मनाया जाता है तट रक्षक दिवस, यानी कि कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है हमारा 2 फरवरी को मनाता है बर्ड वेटलैंड डे, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। अगला है हमारा 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। अगला है हमारा 13 फरवरी को मनाते हैं रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। अगला है हमारा 20 फरवरी को मनाते हैं सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी को मनाते हैं। अगला है हमारा 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। और अगला है हमारा 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये थे फरवरी माह से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस थे, वो आपको हमने करा दिए हैं। अब देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? यानी कि कोस्टल बाउंड्री किस राज्य की सबसे अधिक है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है हमारा केरल, चौथा ऑप्शन है हमारा उड़ीसा। आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग, इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए कोस्टल बाउंड्री का देख लेते हैं, इसकी बाउंड्री सीक्वेंस देख लेंगे, किसकी बाउंड्री सबसे अधिक, किसकी कम, इस तरह से। तो सबसे अधिक बाउंड्री होती है गुजरात की, फिर उससे दूसरे नंबर पे होती है हमारी आंध्र प्रदेश की, तीसरे नंबर पे होती है हमारी तमिलनाडु की। मोस्टली यहीं तक प्रश्न पूछता है, तीसरे नंबर तक पूछ लेता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा कि सेकेंड लार्जेस्ट बाउंड्री किसकी है, थर्ड लार्जेस्ट बाउंड्री किसकी है, सबसे अधिक बाउंड्री किसकी, लेकिन इस ऑप्शन में हमारा गुजरात नहीं दिया गया था, तो इसलिए हम लोग देख आंध्र प्रदेश दिया गया था। इस सेकेंड, वैसे तो सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से हमारा हो जाएगा सबसे अधिक बाउंड्री साझा करने वाला राज्य। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद होगा तमिलनाडु। चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट, और केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, और तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? विश्व मधुमक्खी दिवस यानी बर्ड वी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 20 मई, दूसरा ऑप्शन है हमारा 20 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है हमारा 24 दिसंबर, और चौथा ऑप्शन है हमारा 9 जनवरी। आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्ड बी डे मनाते हैं 20 मई को बर्ड बी डे मनाते हैं। बात कर लेते हैं अब अगले ऑप्शन की 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को मनाया जाता है बर्ड चेस्ट दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। और बात करते हैं अगले ऑप्शन की 24 दिसंबर की। तो 24 दिसंबर को मनाते हैं उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। बात करें 9 जनवरी की, ये आपको कल ही कराया था मैंने। तो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, इसे एक बार देख लेंगे। 20 मई को मनाते हैं बर्ड वी डे, 20 जुलाई को मनाते हैं बर्ड चेस्ट दिवस, 24 दिसंबर को मनाते हैं उपभोक्ता दिवस, और 9 जनवरी को मनाते हैं विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1935, तीसरा ऑप्शन है 1990, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। और सिडबी की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है लखनऊ के अंदर। लखनऊ में सिडबी बैंक का मुख्यालय है। बात कर लेते हैं 1955 की, तो 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। और 1935 की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और सिडबी बैंक की स्थापना की बात करें तो 1990 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है कि उबेर कप किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेंगे इसके। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है हमारा फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्रिकेट और चौथा ऑप्शन है हमारा टेनिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके सही ऑप्शन की बात करें, उबेर कप किससे संबंधित है, तो उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से। बैडमिंटन का एक और फेमस कप है जिसका नाम है थॉमस कप। थॉमस कप और ये उबेर कप, ये दोनों कप ही बैडमिंटन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं दोनों ही, आप लोग इसे नोट कर लेंगे कहीं और इसे बार बार रिवीजन करेंगे। बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप ये दोनों फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की फेमस ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हरारे ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, ये दोनों ही क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। बात कर लेते हैं टेनिस की, तो टेनिस का एक फेमस कप है जिसका नाम है डेविस कप। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, डेविस कप। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। और रणजी और विजय हरारे क्रिकेट से संबंधित हैं। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित हैं। और उबेर कप, थॉमस कप ये दोनों संबंधित हैं बैडमिंटन से। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जितना भी ऑप्शन का डिस्कशन किया जा रहा है, आप लोग इसे नोट करते हुए चलेंगे। जब इसे आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे तो देखेंगे ये आपकी जीएस काफ़ी इंप्रूव हुई है पहले से। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक क्या है, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। इसके ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है जूल। इसका सही आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी बीमा की बात करें, इसकी बीमा होती है LT-2, LT-2 त्वरण की बीमा होती है। और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड बात करें तो ये चाल या गति का मात्रक है, गति का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा होती है LT-1। और इसके बाद बात करें जूल की, तो जूल है कार्य और ऊर्जा का मात्रक। कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का ही मात्रक है जूल। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, यानी प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है C4H10, दूसरा ऑप्शन है C3H8, तीसरा ऑप्शन है C2H6, चौथा ऑप्शन है CH4। आंसर करेंगे करेक्ट कौन सा होगा। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C3H8। C3H8 इसका सही आंसर हो जाएगा। CH4 क्या है, ये है मेथेन। C2H की बात करें तो ये है हमारा एथेन। C3H8 प्रोपेन हुआ और C4H8 होगा प्रोब्यूटेन। C4H10 होगा ब्यूटेन, C3H8 होगा प्रोपेन और C2H6 होगा एथेन और CH4 होगा हमारा मेथेन। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है आराम बाग का निर्माण किसने कराया था। इसके ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा अकबर, दूसरा ऑप्शन है हमारा शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है हमारा बाबर और चौथा ऑप्शन है हमारा जहांगीर। सही आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर, यानी कि बाबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अकबर की बात करें तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और शाहजहां की बात करें
तो इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और अकबर ने करवाया था बुलंदराजा का निर्माण। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है झेलम नदी को वेदों में क्या कहा गया है? झेलम नदी को वेदों में क्या कहा है? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा अस्कनी, दूसरा ऑप्शन है हमारा वितस्ता, तीसरा ऑप्शन है हमारा परशुड़ी और चौथा ऑप्शन है हमारा झुंगल। आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि झेलम नदी को वेदों में क्या कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वितिस्ता। वितिस्ता इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अस्कनी की। तो चेनाब नदी को वेदों में अस्कनी कहा गया है और झेलम नदी को वितस्ता किसको कहा गया है? झेलम नदी को कहा गया है। झेलम नदी को वेदों में वितस्ता कहा गया है। और बात कर लेते हैं परशुड़ी की। तो रावी नदी को वेदों में परशुड़ी कहा गया है। तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? पहला ऑप्शन है हमारा निर्वात, दूसरा ऑप्शन है हमारा वायु, तीसरा ऑप्शन है हमारा कांच, चौथा ऑप्शन है हमारा लोहा। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद ही आंसर देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि कौन सी किस प्रकार की वेव है? तो ध्वनि है अनुदैर्घ्य वेव। अनुदैर्घ्य वेव है। और अनुदैर्घ्य वेव की खासियत क्या होती है कि अनुदैर्घ्य वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि इसे अनुदैर्घ्य वेग को गति करने के लिए आगे माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है अनुदैर्घ्य वेग को गति करने के लिए। और बात करें अनुप्रस्थ तरंग की, तो अनुप्रस्थ तरंग में चलने के लिए उसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, वो किसी में भी, कांच में, वायु में, हवा में, किसी में भी गमन कर सकता है। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी, तो आप लोग ठोस, अगर लोहा ऑप्शन में तो लोहा करेंगे, दोनों तो हो गए, क्योंकि ठोस में बेसिकली इसका आंसर है ठोस की। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोसों में होती है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा ठोस सघन कौन सा है? लोहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोहा। जब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, तो आंसर हमारा सही कौन सा हो जाता? निर्वात। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में, या इस प्रश्न के हिसाब से लोहे में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होगा हमारा? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर करेंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है हमारा 7 और तीसरा ऑप्शन है हमारा 22 और चौथा ऑप्शन है हमारा 30। आंसर करेंगे सभी लोग कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22, यानी कि 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 15 होते हैं लोकसभा से, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। इन दोनों को मिला के 22 जो कि लोकसभा में मेंबर होते हैं राज्यसभा से, यानी कि 7 हो गए राज्यसभा से हमारे और 15 हो गए लोकसभा से, दोनों को मिला के 22 हुए। तो 22 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। 22 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 30 की बात करें तो 30 मेंबर किस में होते हैं? प्राक्कलन समिति, ये होते हैं प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष या हेड होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब से हुआ, यानी आयुष्मान योजना की शुरुआत कब से की गई है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 23 सितंबर 2018, दूसरा ऑप्शन है हमारा 22 जनवरी 2015, तीसरा ऑप्शन है हमारा 10 अक्टूबर 2021 और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी ये भी बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची, झारखंड, यानी रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इसमें 5 लाख रुपए
परिवार दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? शादी करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये 5 लाख रुपए दिया जाता है आपको। एक स्वास्थ्य बीमा है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ये 5 लाख रुपए दिया जाता है, आपके इलाज के लिए दिया जाता है ये 5 लाख रुपए, जिससे आपको आयुष्मान कार्ड मिलता है, उससे आप लोग अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। तो चलिए फ्रेंड्स अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसका। अगला ऑप्शन है हमारा 22 जनवरी 2015। तो 22 जनवरी 2015 को किस योजना की शुरुआत हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से। कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी। बात कर लेते हैं 10 अक्टूबर 2021 की। तो 10 अक्टूबर 2021 को उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अक्टूबर 2021 को उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? फ्री गैस से संबंधित है उज्ज्वला योजना, यानी फ्री गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 है हमारा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसके ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा सुकुमार सेन, दूसरा ऑप्शन है हमारा सुशील चंद्रा, तीसरा ऑप्शन है हमारा राजीव कुमार, चौथा ऑप्शन है हमारा रमा देवी। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो सुशील चंद्रा के स्थान पर इन्होंने स्थानांतरित किए, यानी कि राजीव कुमार से पहले कौन थे? सुशील चंद्रा राजीव कुमार से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बात करते हैं सुकुमार सेन की। तो ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन है? सुकुमार सेन है। और रमा देवी की बात करें तो ये हैं पहली महिला चुनाव आयुक्त। पहली महिला चुनाव आयुक्त हैं रमा देवी। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन का आंसर कि वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी? आंसर करेंगे सभी लोग इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, यानी कि 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत राजीव गांधी, यानी कि कांग्रेस की उस समय सरकार थी, राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने वोट डालने की उम्र युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी थी वोट डालने की उम्र। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। फ्रेंड्स ये नोट करते चलेंगे आप लोग जब 10 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि काफ़ी जीएस आपकी इंप्रूव हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन यानी IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? आंसर देख लेंगे। एस सोमनाथ, दूसरा ऑप्शन है हमारा अनिल कुमार, तीसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, चौथा ऑप्शन है महेंद्र चौधरी। इसके सही आंसर बताएंगे आप लोग कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर करेंगे सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल कुमार, यानी कि अनिल कुमार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया। एस सोमनाथ की बात करें तो ये इसरो के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। और राजीव कुमार अभी आपको बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और अनिल कुमार को भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया और एस सोमनाथ हो गए इसरो के अध्यक्ष। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, प्रश्न में बोला गया है वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे शस्त्र शब्द जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि आप लोग इसका आंसर दे दिए रामानुजन पुरस्कार के हिसाब से, नहीं, इसका आंसर देंगे आप लोग। ये दूसरा पुरस्कार है, एक रामानुजन पुरस्कार अलग होता है और एक शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलग होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से बोला गया कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? इसके ऑप्शन देख लेंगे। पहला है हमारा चुन किंग टैंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा नीना गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है हमारा सयादत रहमान, चौथा ऑप्शन है हमारा डगलस स्टुअर्ट। ऑप्शन करेंगे सभी लोग, इसके करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुन किंग टैंग, यानी कि चुन किंग टैंग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। नीना गुप्ता की बात करें तो इन्हें दिया गया है रामानुजम पुरस्कार। रामानुजम
रामानुजन पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को और शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है चुन किंग टैंग को। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? आंसर करेंगे सभी लोग इसका, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा विलियम प्रथम, दूसरा ऑप्शन है हमारा बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है हमारा फ्रेडरिक लिस्ट, चौथा ऑप्शन है हमारा मेटरनिक। आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क वहाँ का प्रधानमंत्री था बेसिकली। और विलियम प्रथम कौन था? वहाँ का शासक था। विलियम प्रथम वहाँ का शासक था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। और बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया। बात कर लेते हैं फ्रेडरिक लिस्ट की। तो फ्रेडरिक लिस्ट थे जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता, यानी कि फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाते हैं। बात कर लेते हैं मेटरनिक की। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। और फ्रेडरिक लिस्ट थे जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता, इनको फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। और बिस्मार्क वहाँ का प्रधानमंत्री था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। और विलियम प्रथम वहाँ के थे शासक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है इसका फीमर, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टेपीज, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंकस और चौथा ऑप्शन है हमारा मेलियस। आंसर करेंगे सभी लोग कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसके सही आंसर की बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक कान की हड्डी है। स्टेपीज ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और फीमर बात की बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। बात कर लेते हैं इंकस और मेलिस की। ये भी दोनों कान की हड्डियाँ हैं। कान में 3 हड्डी होती हैं, टोटल मिला के 6 हो गई, 3 इधर 3 इधर। कौन कौन सी होती है कान की हड्डी? एक होती है मेलियस, इंकस, स्टेपीज, जिसमें से स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। कान की नहीं, वैसे तो पूरे शरीर की होती है, लेकिन कान के हिसाब से कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन देख लेंगे इसका सही आंसर कौन सा। ऑप्शन कौन देख लेंगे इसके। पहला ऑप्शन है हमारा नियाग्रा वाटरफॉल, दूसरा ऑप्शन है हमारा एंजिल वाटरफॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा जॉग वाटरफॉल और चौथा ऑप्शन है हमारा धुआंधार वाटरफॉल। आंसर करेंगे सभी लोग शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, यानी कि जोग जलप्रपात, जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर स्थित है। बात कर लेते हैं नियाग्रा वाटरफॉल की। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा वाटरफॉल सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और एंजिल वाटरफॉल कैरो नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कैरो नदी। एंजिल वाटरफॉल कैरो नदी पर स्थित है। और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात होगा सेंट लॉरेंस नदी। और धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और यहाँ पे एंजिल वाटरफॉल को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि एंजिल वाटरफॉल है वो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, एंजिल जलप्रपात। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? ये सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और बार बार इसे रिवीजन करेंगे। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 15, दूसरा ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 16, तीसरा ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 17 और चौथा ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 18। यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता को किस आर्टिकल में रखा गया है? इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 16 में बोला गया है कि लोक नियोजन के समय में सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 में दिया गया है लिंग, जाति,
धर्म, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में बोला गया। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया? अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 के अंदर। अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत है आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 16 के अंदर है अवसर की समानता। और आर्टिकल 15 के अंदर क्या है? लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा केरल, दूसरा ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हमारा राजस्थान। करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर की बात करें तो ये केरल राज्य में स्थित है। केरल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। और एक है बृहदेश्वर मंदिर तंजावर के अंदर। बृहदेश्वर, एक बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु के में, एक है मीनाक्षी मंदिर। एक मीनाक्षी मंदिर है, एक बृहदेश्वर मंदिर है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार इसके। फिर राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है। और मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर है। और तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी और बृहदेश्वर मंदिर है। और केरल के अंदर हो गया सबरीमाला मंदिर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग देख लेंगे। प्रश्न में बोला गया है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन देख लेंगे। पहला होता है राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और तीसरा ऑप्शन है आरबीआई के गवर्नर और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो कि इस वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग क्लास कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।